अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अनमोल नासिर कुरैशी। वेलकम टू इंग्लिश विद अनमोल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल स्टार्ट आवर सेकंड लेसन ऑफ इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स। वैसे तो हमारी इस लेक्चर सीरीज़ का नाम है इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स, लेकिन हम लोग फ़िलहाल लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स बेसिकली लैंग्वेज की स्टडी को ही कहा जाता है। So in our previous lesson, we discussed some basic concepts about language, but today we will discuss the origin and development of language. Here's the content list for today's lesson. Firstly, we will discuss origin of language, then development of language families, then we will see the current status of language, and at the end we will discuss some theories of language origin. So let's start. Our very first topic is origin of language. लैंग्वेज किस तरह से वजूद में आई। अब हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं कि लैंग्वेज कब ओरिजिनेट हुई, क्या स्पोकन लैंग्वेज पहले आई थी या फिर रिटन लैंग्वेज पहले आई थी। तो इन सवालात के जवाबात के लिए हमारे पास कई सारे हाइपोथेसिस हैं। हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? इंटेलिजेंट गैसेस को, जो कि गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। जिनमें से एक हाइपोथेसिस का मानना है कि लैंग्वेज आज से 100,000 साल से 50,000 साल पहले वजूद में आई। जब इस ज़मीन पर इंसान आए, इंसानों के साथ साथ लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई, उनके साथ ही उनकी डेवलपमेंट हुई। अब एक सवाल ये है कि स्पोकन लैंग्वेज पहले आई कि रिटन लैंग्वेज पहले आई। हमारे पास स्पोकन लैंग्वेज के कोई भी एविडेंसेस नहीं है। कोई भी नहीं बता सकता कि स्पोकन लैंग्वेज का ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड से ये स्टार्ट हुई, जबकि हमारे पास रिटन लैंग्वेज के कुछ एविडेंसेस हैं। कहा जाता है कि रिटन लैंग्वेज जो है आज से 5,000 साल पहले से स्टार्ट हुई। इसके हमारे पास कुछ डायरेक्ट एविडेंसेस भी हैं। सबसे पुरानी रिटन लैंग्वेज जो मानी जाती है वो है इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स, जो कि 3200 BC में मिली थी। मतलब इजिप्टियन हेरोग्लिफ्स को ही माना जाता है कि यहाँ से रिटन लैंग्वेज वजूद में आई। फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे एरियाज़ में भी राइटिंग पर काम किया गया, जैसे कि मेसोपोटामिया एंड इंडिया। और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ये लैंग्वेज सिस्टम एडवांस होता चला गया। लैंग्वेज को ट्रेडिंग के लिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और जैसे कम्युनिकेशन इंक्रीज़ होती जाती है डिफरेंट कल्चर्स के दरमियान, नई लैंग्वेजेस वजूद में आती हैं। और यही रीज़न है कि आज हमारे पास कई तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। नाउ लेट्स डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज फैमिलीज़। लैंग्वेज फैमिलीज़ किस तरह से बनी। अब काफ़ी सारे लिंग्विस्ट्स का मानना है कि जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं उनकी एक कॉमन रूट है। उस कॉमन रूट, उस एंसेस्टर को कहा जाता है प्रोटो इंडो यूरोपियन। ठीक है, तो हमारे पास प्रोटो इंडो यूरोपियन एक लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से दूसरी और लैंग्वेजेस बनती हैं। अब प्रोटो लैंग्वेज सबसे पहले सेंट्रल यूरोप में आई थी 7500 BC में। फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता से दूसरे एरियाज़ में फैली थी, जिस तरह यूरोप, एशिया, इंडिया। ठीक है, जिस तरह लोगों ने माइग्रेट किया, ट्रेड किया, उसके थ्रू आहिस्ता आहिस्ता करके फैलती चली गई। फिर यही प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज डिफरेंट स्मॉल लैंग्वेज फैमिलीज़ में डिवाइड होती चली जाती है, जिस तरह जर्मेनिक, रोमांस, स्लेविक, इंडो ईरानियन, ग्रीक, टोचेरियन, एनाटोलियन, इस तरह के काफ़ी सारी लैंग्वेज फैमिलीज़ में डिवाइड होती चली जाती है। नाउ हियर यू कैन सी द ट्री ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। अब आप देख रहे होंगे कि ये एक बहुत बड़ा सा ट्री है जिसमें हमारे पास एक ट्रंक है, उसके रूट पे लिखा हुआ है इंडो यूरोपियन। ठीक है, हमारे पास प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो कि एंसेस्टर है बाकी सारी लैंग्वेजेस की। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसमें से लैंग्वेजेस निकलती हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द करंट स्टेट ऑफ लैंग्वेज। आज हमारे पास कई हज़ार लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हमारे पास कई ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसके काफ़ी ज़्यादा सारे स्पीकर्स हैं, और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनमें हमारे पास बहुत कम स्पीकर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके तकरीबन 1 बिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं।
So according to the recent studies, if we see the exact number of the living languages, we can say we have 6,500 different languages. Now let's discuss theories of language origin. हमारे पास कई सारे लिंग्विस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट थियरीज दी हैं कि लैंग्वेज किस तरह से वजूद में आई. अगर अजम्पशंस के बेसिस पे देखा जाए तो लैंग्वेज ओरिजिन को 4 डिफरेंट थियरीज में डिवाइड किया जा सकता है. नंबर 1 कंटिन्यूटी थियरीज, नंबर 2 डिसकंटिन्यूटी थियरीज, नंबर 3 लैंग्वेज नेट फैकल्टी, नंबर 4 लैंग्वेज कल्चरल सिस्टम. Now let's discuss them one by one. Firstly we have continuity theories. अब continuity theories क्या है? ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें कहा जाता है कि लैंग्वेज एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस तरह से अपनी फाइनल फॉर्म, फाइनल वजूद में आके पहुंचा. काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जो हमारे पास लिंग्विस्टिक सिस्टम है, इस लिंग्विस्टिक सिस्टम से पहले ही लैंग्वेज का वजूद हो गया था, पहले से ही लैंग्वेज चलती हुई आ रही है. मतलब जैसे लाइफ स्टार्ट होती है उसी के साथ ही लैंग्वेज ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो जाती है. तो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, बहुत पहले से है. सेकेंडली वी हैव डिसकंटिन्यूटी थ्योरीज. व्हाट डिसकंटिन्यूटी थ्योरीज से? अब ये अप्रोच बिल्कुल अपोजिट है कॉन्टिन्यूटी थ्योरीज की. डिसकंटिन्यूटी थ्योरीज का मानना है कि लैंग्वेज एक यूनिक ट्रेट है जो कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स के साथ एसोसिएटेड है. हम लोग नॉन ह्यूमंस के साथ कभी भी लैंग्वेज को नहीं अटैच कर सकते. तो इनका मानना होता है कि जैसे इंसान इस दुनिया में आए तो इंसानों से ही लैंग्वेज आई. मतलब इंसानों के आने से पहले लैंग्वेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती थी. जैसे ही ह्यूमंस इस ज़मीन पे आते हैं वो अपने साथ लैंग्वेज को इवॉल्व करते हैं. थर्डली वी हैव लैंग्वेज इनेट फैकल्टी. कुछ थ्योरीज का मानना है कि लैंग्वेज जो है वो इनेट फैकल्टी है. मतलब इंसानों के अंदर ये एक सलाहियत है, उनके ब्रेन के अंदर एक जेनेटिकली इनकोडेड एक लैंग्वेज सिस्टम बना हुआ है जिसके थ्रू वो लैंग्वेज सीखते हैं. जब एक इंसान पैदा होता है तो वो अपने साथ ये एबिलिटी लेके पैदा होता है कि वो लैंग्वेज को सीख सके. ये एक मेंटल प्रोसेस है जिसके थ्रू लैंग्वेज सीखता है. और ये माना जाता है कि ये इनेट फैकल्टी सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों के पास है. अगर जानवरों के पास भी ये इनकोडेड जेनेटिकल सिस्टम होता तो वो भी लैंग्वेज सीख सकते थे. फोर्थ वन इज़ लैंग्वेज एज कल्चरल सिस्टम. काफ़ी सारी थ्योरीज का मानना है कि लैंग्वेज एक कल्चरल सिस्टम है. लैंग्वेज कल्चर में एग्जिस्ट करती है. जब एक सोसाइटी में लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं, तो उसी दौरान लैंग्वेज सीखी जाती है. उसी दौरान लैंग्वेज की फॉर्मेशन होती है. उनकी ज़रूरत के मुताबिक लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट वर्ड्स आते हैं. तो इसीलिए कहा जाता है कि लैंग्वेज एक कल्चरल सिस्टम है. नाउ लेट्स लुक अपॉन सम थियरीज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ स्पोकन लैंग्वेज. अगर हम स्पोकन लैंग्वेज की बात करें तो उससे रिलेटेड भी हमारे पास काफ़ी सारी थियरीज़ हैं, जिनमें से हमारे पास है बोवो थियरी, पूपू थियरी, डिंग डोंग थियरी, ये ही हो थियरी, टाटा थियरी. नाउ लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. फर्स्टली वी हैव बोवो थियरी. अब बोवो थियरी को कुकू थियरी भी कहा जाता है, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर ने प्रपोज की थी जिनका नाम है जोहन गॉटफ्राइड हर्डर. 18th सेंचुरी में ये एक थ्योरी प्रपोज करते हैं जिसमें कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो एनिमल साउंड से इवॉल्व हुई थी. जानवर जो आवाज़ निकालते हैं उससे लैंग्वेज का एवोल्यूशन हुआ था. इंसानों ने जानवरों की आवाज़ों को इमिटेट करना शुरू किया, उसकी नकल करना शुरू कर दी ताकि वो लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकें, आपस में बातचीत कर सकें. सेकेंडली वी हैव पूपू थियरी. पूपू थियरी वॉज proposed by British linguist हेनरी स्वीट. हेनरी स्वीट ने 19th सेंचुरी में एक थियरी प्रपोज की थी जिसका नाम है पूपू थियरी. पूपू थियरी का मानना है कि जो पहले वर्ड्स जो हम लोगों ने बोलना शुरू किए थे वो हमारे इमोशनल इंटरजेक्शंस थे, एक्सक्लेमेशंस थे. वो आवाज़ें जो पेन, प्लेजर या सरप्राइज से आती थी उन्हीं को मिला के लैंग्वेज का वजूद होता है. लैंग्वेज जो है बेसिकली
इनवॉलंटरी वोकलाइजेशन है। जब इनवॉलंटरी लोगों ने आवाज़ें निकाली, साउंड्स निकाले, जैसे क्राइज, साइज, ग्रॉन्स, इससे लैंग्वेज का वजूद हुआ। Thirdly, we have Ding Dong theory. Ding Dong theory was proposed by a Dutch linguist named Jan Bouden de Courtenay. 1913 में जैन बॉर्डन ने एक थ्योरी प्रपोज की थी जिसको कहा जाता है डिंग डोंग थ्योरी, जिनमें उनका मानना है कि ह्यूमन लैंग्वेज डेवलप हुई थी ओनोमोटोपिया से। अब ओनोमोटोपिया क्या होते हैं? ये बेसिकली नेचुरल साउंड्स होते हैं। फॉर सपोज आप चेयर को ड्रैग करेंगे तो उसका जो आवाज़ आएगा उसको हम क्या कहेंगे? ओनोमोटोपिया। या हम लोग बाइक स्टार्ट करते हैं, उससे जो आवाज़ आती है बूम बूम, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ओनोमोटोपिया। इस तरह के जो साउंड्स हैं, फॉर सपोज स्प्लैश ऑफ वाटर, जो भी ऑब्जेक्ट्स के साउंड्स होते हैं, उससे लैंग्वेज वजूद में आई थी। देन वी हैव यो ही हो थ्योरी. It was proposed by British anthropologist Sir Edward Bernard Taylor. 1871 में सर एडवर्ड बर्नर्ड टेलर ने एक थ्योरी प्रपोज की जिसको कहा जाता है यो ही हो थ्योरी। इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो मैनुअल लेबर टास्क से आई। मैनुअल लेबर टास्क कहा जाता है जो हम मजदूरी करते हैं, मैन्युअली कोई वर्क परफॉर्म करते हैं, कोई लेबर परफॉर्म करते हैं जिसमें हमारे एफर्ट्स चाहिए होते हैं, उससे लैंग्वेज इमर्ज हुई। जैसे रोइंग बोट्स, कश्ती चलाना, ठीक है, या फिर हम लोग ग्राउंड में कोई डिगिंग करते हैं, होल करते हैं, तो इससे जो आवाज़ें निकल रही होती हैं, इस लेबर से जो आवाज़ें निकली उससे ओरिजिनेशन होता है लैंग्वेज का। देन वी हैव टाटा थ्योरी. Tata theory was proposed by Sir Richard Paget in 1930. According to Sir Richard, हमारे पास जो लैंग्वेज का ओरिजिनेशन होता है वो होता है टंग की मूवमेंट से। जब लोगों ने डिफरेंट जेस्चर्स को अपनी टंग की मूवमेंट से मिमिक करना स्टार्ट किया, उसकी नकल करना शुरू की, तो हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स आ गए, डिफरेंट साउंड्स आ गए। जैसे गुड बाय के लिए हम कहते हैं टाटा, ठीक है, तो हमारी जो हैंड मूवमेंट है उससे इंसानों ने टाटा का वर्ड दिया और उन्हीं जेस्चर्स को इस तरह के साउंड्स में कन्वर्ट किया गया और इसी तरह लैंग्वेज वजूद में आई। अब हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज़ हैं। अब इसमें बहुत कन्फ्यूजन है कि कौन सी थ्योरी करेक्ट है, क्योंकि ये सारी थ्योरीज़ ऐसी थ्योरीज़ हैं जिनके पास कोई ऐसे साइंटिफिक प्रूफ्स नहीं है, साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं है। तो ये सारी थियरीज़ एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन इनमें से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी थियरी है जिसको हम ऑथेंटिक माने। नाउ वी हैव सम मोर थियरीज दैट वर गिवन बाय द मिडिवल मुस्लिम स्कॉलर्स। ओके, हियर वी विल डिस्कस 5 जनरल टाइप्स. Number 1 we have naturalists. Number 2 we have conventionalists. Number 3 we have revelationist. Number 4 revelationist conventionalist. And at the end we have नॉन कमिटल। सबसे पहले हमारे पास है नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट का मानना है कि हमारे पास जो जितनी चीज़ें मौजूद हैं तो इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनके एक्सप्रेशंस के साथ, ठीक है। इन सारी चीज़ों का जो नाम है वो इनके साथ नेचुरली एसोसिएटेड है। ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो कि उन ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड हैं। इसी वजह से जो जितने साउंड्स हम लोग देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो सब नेचुरल होता है, वो नेचुरल साउंड्स होते हैं। नाउ वी हैव कन्वेंशनलिस्ट। कन्वेंशनलिस्ट इज जस्ट अपोजिट टू द नेचुरलिस्ट। कन्वेंशनलिस्ट का मानना है कि लैंग्वेज जो है वो सोशल कन्वेंशन है। लोगों ने जो चीज़ों को नाम दिए हैं वो लोगों ने खुद से बनाए हैं। कोई भी चीज़ नेचुरली उसके साथ कोई साउंड नहीं लगा हुआ, नेचुरली नाम नहीं दिए गए, ये ह्यूमंस ने अपनी तरफ से चीज़ों के साथ नाम जोड़ दिए हैं। देन वी हैव रिवलेशनिस्ट। रिवलेशनिस्ट का मानना है कि लैंग्वेज जो है एक तोहफा है जो कि गॉड ने ह्यूमंस को दिया था। तो अल्टीमेटली जितनी भी चीज़ों के नाम हैं वो सब गॉड ने दिए हैं, ह्यूमंस ने नहीं दिए। जो चीज़ों के नाम हम लेते हैं आज वो गॉड की तरफ से हैं, ह्यूमंस की तरफ से नहीं है।
देन वी हैव रिविलेशनिस्ट कन्वेंशनलिस्ट. अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि गॉड ने ह्यूमंस को एक कोर सिस्टम प्रोवाइड किया, कोर बेस प्रोवाइड किया लैंग्वेज का. ठीक है, लैंग्वेज के जो बेसिक्स हैं वो गॉड ने दिए और फर्दर ह्यूमंस ने क्या किया, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस लाए, उसको एडवांस लेवल पे लेके गए, मज़ीद चीज़ें इन्वेंट की उस लैंग्वेज के अंदर. एट द एंड वी हैव नॉन कॉमिटल. नॉन कॉमिटल थियरिस्ट वो थियरिस्ट हैं जो कहते हैं कि रिविलेशनिस्ट और कन्वेंशनलिस्ट ये दोनों थियरीज एक्सेप्टेबल हैं, इन दोनों पर बिलीव किया जा सकता है. So that's all about the today's lesson in which we discussed some basic concepts about language origin and development, and we also discussed some theories related to the language origination. If you really learned something, like, comment, share and subscribe. Thank you.